नमस्कार, उत्तरादेव एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लेक्चर फर्स्ट में डिस्कस कर रहे थे एजुकेशन एंड फ़िलॉसफी को, और इसमें हम एजुकेशन की टाइप्स को डिस्कस कर रहे थे कि फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन। और हम डिस्कस कर रहे थे कि जो फॉर्मल एजुकेशन होती है स्कूलों में दी जाती है और इसमें प्रमाण पत्र प्रदान किए जाते हैं और समाज और राष्ट्र की आवश्यकताओं की पूर्ति ये फॉर्मल एजुकेशन करती है। सेकेंड टाइप है निरौपचारिक शिक्षा। निरौपचारिक शिक्षा में वह शिक्षा जो औपचारिक शिक्षा की भांति विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय की सीमा में नहीं बांधी जाती, यानी स्कूलों में नहीं होती है, लेकिन औपचारिक की शिक्षा की तरह ही इसके उद्देश्य व पाठ्यचर्या निश्चित ज़रूर होती है। निश्चित इसलिए होती है कि जैसे हम अडल्ट एजुकेशन देते हैं, जैसे हम सतत शिक्षा की बात करते हैं, जैसे हम ओपन स्कूलिंग की बात करते हैं, या जैसे हम डिस्टेंस एजुकेशन की बात करते हैं, ये सारे निरौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। निरौपचारिक शिक्षा जैसे वे लोग जो विद्यालय की शिक्षा नहीं ले पाए, या जैसे कोई नौकरी पेशे वाले लोग हैं और आगे भी अपनी तैयारी या अपनी प्रिपरेशन, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना चाहते हैं, तो वो डिस्टेंस एजुकेशन कर सकते हैं। प्रौढ़ व्यक्ति जो आगे पढ़ना चाहते हैं उनके लिए गवर्नमेंट लिटरेसी प्रोग्राम स्टार्ट करती है। कामकाजी महिलाएं और जो लोग औपचारिक शिक्षा में ज़्यादा धन या समय व्यय नहीं कर सकते हैं, वो भी निरौपचारिक शिक्षा की तरफ जाते हैं। थर्ड टाइप की एजुकेशन है अनौपचारिक शिक्षा, यानी इनफॉर्मल एजुकेशन। और इस इनफॉर्मल एजुकेशन में जैसे इसकी कोई भी पाठ्यचर्या नहीं होती है, और जब इसकी कोई भी पाठ्यचर्या नहीं होती है, लेकिन ये जो अनौपचारिक शिक्षा है ये जीवन पर्यंत चलती रहती है, यानी जीवन भर हम कुछ ना कुछ सीखते हैं, और इसका हमारे ऊपर सबसे अधिक प्रभाव भी पड़ता है। और मनुष्य जीवन के प्रत्येक क्षण में इस शिक्षा को लेता रहता है। हम मार्केट भी जाते हैं तो हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। हम अपने कलीग से, अपने फ्रेंड से बात करते हैं तो कुछ प्रत्येक क्षण, प्रत्येक पल हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है और हम सीखते रहते हैं। तो बच्चे की जो प्रथम शिक्षा है वो अनौपचारिक वातावरण में, घर में रहकर ही पूरी होती है, और जब वह विद्यालय में औपचारिक शिक्षा ग्रहण करने आता है तो एक व्यक्तित्व के साथ आता है कि उसकी अनौपचारिक शिक्षा का प्रतिफल है। और हम देखते हैं कि जो बोलते हैं कि भाई अगर जिसके जैसे पेरेंट्स होंगे उसका बच्चा भी वैसी होगा, या उसके बच्चे पे वैसे असर पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं आइडियलिज़म का, कहीं ना कहीं पेरेंट्स के गुणों का भी बच्चे पर बहुत प्रभाव पड़ता है, और उसे ही हम अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। जैसे उसके वातावरण का, उसके अगल बगल का, उसे रहन सहन का बच्चे पर प्रभाव पड़ता है, जिसे हम अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। इसके बाद डिस्कस करते हैं कि लेवल ऑफ टीचिंग, शिक्षण के जो स्तर, ये जो शिक्षण के स्तर है बहुत इम्पोर्टेंट है। ये 3 स्तर है। पहला है स्मृति स्तर यानी मेमोरी लेवल, दूसरा है बोध स्तर यानी अंडरस्टैंडिंग लेवल, और तीसरा है रिफ्लेक्टिव लेवल यानी चिंतन स्तर। आपने इसमें ध्यान रखना है कि जो स्मृति स्तर है, मेमोरी लेवल है, इस मेमोरी लेवल के शिक्षण में जो मेमोरी है या स्मृति है, स्मृति के स्तर के इसमें शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का ये प्रारंभिक चरण है। और आपने ध्यान रखना है कि इसके इनिशिएटर हर्बर्ट हैं। इसके जो इनिशिएटर हैं वो हैं हर्बर्ट। दूसरा है बोध स्तर, और बोध स्तर के हैं मॉरिसन। बहुत इम्पोर्टेंट है, आपने इनको याद करना है, मॉरिसन। और थर्ड जो स्तर है, थर्ड जो लेवल है वो है रिफ्लेक्टिव लेवल यानी चिंतन स्तर, और इसके जो इनिशिएटर है वो है हंट। इसके बाद जो स्मृति स्तर है इसके प्रवर्तक हर्बर्ट हैं, और ये ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न की जाती है कि जिससे छात्र पढ़ाई की विषय वस्तु को, कंटेंट को
आत्मसात कर सके, और इस स्तर पर ज़्यादा मेमोरी लेवल की बात होती है, यानी याद करने वाली बात, प्रत्यास्मरण प्रक्रिया पर जोर दिया जाता है और चेन लर्निंग पर महत्व दिया जाता है, यानी श्रृंखला अधिगम पर महत्व दिया जाता है। दूसरा है बोध स्तर, और बोध स्तर के शिक्षण में शिक्षक छात्रों के समक्ष पाठ्य वस्तु को इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं कि छात्रों को बोध के लिए अधिक से अधिक अवसर मिले और जो छात्र हैं छात्रों में आवश्यक सूझबूझ उत्पन्न हो, और इस प्रकार के शिक्षण में छात्रों की सहभागिता भी बनी रहती है और ये उद्देश्य केंद्रीय और सूझबूझ से युक्त शिक्षण होता है। थर्ड टाइप का जो शिक्षण लेवल है वो है रिफ्लेक्टिव लेवल, यानी चिंतन स्तर, और आपने ध्यान रखना है कि इसके जो इनिशिएटर हैं चिंतन स्तर यानी विमर्शी स्तर यानी रिफ्लेक्टिव लेवल, ये है हंट। और चिंतन स्तर में शिक्षक अपने छात्रों में चिंतन, तर्क तथा कल्पना शक्ति को बढ़ाता है ताकि छात्र दोनों के माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान कर सके, और चिंतन स्तर पर शिक्षण समस्या केंद्रित होता है। और इसमें जो क्लास का एनवायरनमेंट होता है वो ओपन होता है और इंडिपेंडेंट होता है, यानी कक्षा का वातावरण मुक्त और स्वतंत्र होता है। और ये जो रिफ्लेक्टिव लेवल की टीचिंग है, इस स्तर पर विचारशील स्तर की शक्ति को विकसित किया जाता है, यानी इसलिए किया जाता है ताकि जो शिक्षार्थी है उसमें तर्क और कल्पना के द्वारा सफल और सुखी जीवन की समस्याओं का वो अपनी लाइफ में समाधान कर सकें। और इस स्तर पर यानी इस रिफ्लेक्टिव लेवल पर छात्र समस्याओं के निवारण हेतु रिसर्च भी करते हैं, यानी अनुसंधान भी करते हैं। इसके बाद है फिलॉसफी, यानी हम डिस्कस कर रहे थे फिलॉसफी एंड एजुकेशन एंड रिलेशनशिप बिटवीन फिलॉसफी एंड एजुकेशन। अब थोड़ा फिलॉसफी के बारे में भी देखते हैं कि फिलॉसफी आखिर क्या है। तो फिलॉसफी का मीन्स है टू सी और टू स्टडी। और अगर फिलॉसफी की बात करें तो द स्टडी ऑफ आइडियाज़ एंड बिलीव्स अबाउट द मीनिंग ऑफ लाइफ, यानी जीवन के अर्थ एवं मतों से संबंधित विचारों का अध्ययन दर्शन शास्त्र कहलाता है। इट इज़ अ सेट ऑफ बिलीव्स दैट ट्राइज टू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ लाइफ और गिव रूल्स अबाउट हाउ टू बिहेव। जीवन का अर्थ समझने वाली, नैतिक व्यवहार के नियमों का निर्धारण करने वाली जीवन दृष्टि, जीवन दर्शन ही दर्शन शास्त्र है या फिलॉसफी है। और मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो फिलॉसफर हैं इनके जो बहुत एमिनेंट थॉट्स हैं उनको हमने ज़रूर देखना है। अरस्तु कहते हैं कि दर्शन एक विज्ञान है जो अलौकिक तत्वों से वास्तविक स्वरूप की खोज करती है। अलौकिक तत्व यानी जिसको हम केवल इमेजिनेशन कर सकते हैं, वेदर दैट इज़ इन रियलिटी और नॉट वी कैन नॉट फाइंड आउट, बट इन थिंग्स की हम जो वास्तविक चीज़ है इनकी खोज फिलॉसफी के द्वारा ही की जा सकती है। तो फिलॉसफी के कुछ कॉन्सेप्ट है और डायरेक्ट इस पे क्वेश्चन भी आ सकता है कि ज्ञान मीमांसा यानी एपिस्टेमोलॉजी। जो एपिस्टेमोलॉजी ज्ञान मीमांसा यानी दर्शन शास्त्र की वह शाखा है जो ज्ञान का अध्ययन करती है। इसमें हम देखेंगे कि जो एपिस्टेमोलॉजी है इसमें एपिस्टेमी का अर्थ है, इसको देख लेते हैं। एपिस्टेमी का मीन्स है नॉलेज, और दूसरा है लोगोस, इसका मीन्स है रीज़न। यानी इसे हम कह सकते हैं कि इट इज़ समटाइम referred to as the
थियोरी ऑफ नॉलेज। आपने ध्यान रखना है कि जो एपिस्टेमोलॉजी है ये ज्ञान का दर्शन शास्त्र की शाखा है और ज्ञान की थियोरी है, जिसमें हम मेथड्स की बात करते हैं, वैलिडिटी की बात करते हैं, स्कोप की बात करते हैं और ज्ञान मीमांसा ज्ञान के कथित स्रोतों की भी जांच करते हैं, जिसमें अवधारणात्मक अनुभव, तर्क बुद्धि, स्मृति और साक्ष्य शामिल होते हैं। और ये सत्य, विश्वास, प्रामाणिकता और तर्क संगतता के प्रभाव के बारे में प्रश्नों की भी जांच ज्ञान मीमांसा यानी एपिस्टेमोलॉजी करती है। व्हाट एपिस्टेमोलॉजी आस्क, एपिस्टेमोलॉजी क्या क्वेश्चन पूछती है, ये क्या कहती है? ये कहती है एपिस्टेमोलॉजी कि ज्ञान क्या है, ज्ञान की संभावना थी भी है या नहीं, ज्ञान प्राप्त कैसे होता है, मानव ज्ञान की सीमाएं क्या है। एपिस्टेमोलॉजी के बाद दूसरा है एक तत्वमीमांसा, और जो तत्वमीमांसा है ये भी मेटाफिजिक्स की एक ब्रांच है। और मेटाफिजिक्स यानी द एरिया ऑफ फिलॉसफी दैट डील्स विद द नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस। मेटाफिजिक्स बात करती है अस्तित्व की, सच्चाई की, कि व्हाट हैपन्स आफ्टर डेथ। इट इज़ ऑल अबाउट मेटाफिजिक्स। और तत्वमीमांसा भी मेटाफिजिक्स की एक ब्रांच है। और तत्वमीमांसा वास्तविकता की सबसे सामान्य विशेषताओं का अध्ययन है, जैसे कि अस्तित्व के बारे में, समय, वस्तुएं और उनके गुण, पूर्ण और उनके हिस्से, घटनाएं, प्रक्रियाएं और कार्य कारणता, और मन और शरीर के बीच क्या संबंध है। व्हाट ऑन्टोलॉजी आस्क, ऑन्टोलॉजी यानी तत्वमीमांसा यानी ज्ञान के अतिरिक्त ज्ञाता और ज्ञेय का भी अस्तित्व है या नहीं, अंतिम सत्ता का स्वरूप क्या है, वह एक प्रकार की है या अनेक प्रकार की है। ये सारे तत्वमीमांसा में इनका डिस्कस किया जाता है। नेक्स्ट है नीति शास्त्र। नीति शास्त्र भी एक ब्रांच है फिलॉसफी की, जिसमें द स्टडी ऑफ व्हाट इज़ राइट एंड रॉन्ग इन ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर में क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। और नीति शास्त्र मानवीय व्यवहार में उचित अनुचित की मीमांसा है, यानी इट इज़ अ बिलीव्स अबाउट व्हाट इज़ मोरली करेक्ट और एक्सेप्टेबल। और उचित अनुचित का विचार ही नीति शास्त्र है। नीति शास्त्र जिसे नैतिक दर्शन के रूप में भी जाना जाता है, जो नैतिक दर्शन अच्छे और बुरे आचरण, सही और गलत मूल्यों और अच्छे और बुरे यानी शुभ और अशुभ का अध्ययन करती है। और इसकी प्राथमिक जांच में ये भी पता लगाना शामिल है कि अच्छा जीवन कैसे जिया जाए। इट इज़ ऑल अबाउट एथिक्स। नैतिकता के मानकों की पहचान की जाए। इसमें यह जांच करना भी शामिल है कि क्या जीने का कोई सबसे अच्छा तरीका है। सारे एथिक्स में ही हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है तर्कशास्त्र। तर्कशास्त्र यानी द साइंस ऑफ यूजिंग रीज़न, अ सेंसिबल रीज़न और अ वे ऑफ थिंकिंग, और युक्ति संगत तर्क। ये भी ब्रांच है फिलॉसफी की। दो मेथड का यूज़ बहुत ज़्यादा किया जाता है, और ये दो मेथड हैं, एक इंडक्टिव मेथड और दूसरा डिडक्टिव मेथड। आपने ध्यान रखना है कि जो ये इंडक्टिव मेथड है, इंडक्टिव मेथड में आपने बेकन का नाम ध्यान रखना है। बेकन प्लस पेस्टोलॉजी, यानी ये जो आगमन विधि है ये पेस्टोलॉजी ने बनाई, और इन पेस्टोलॉजी के जो प्यूपिल थे यानी शिष्य थे वो बेकन थे। तो इन दोनों का कंट्रीब्यूशन है इस इंडक्टिव मेथड में। इंडक्टिव मेथड की बारे में और अगर डिस्कस करें तो ये इंडक्टिव मेथड ज्ञात से अज्ञात की बात करता है, यानी जो चीज़ ज्ञात है फिर अज्ञात की ओर जाते हैं। इसमें ज्ञात से अज्ञात यानी
नोन टू अननोन, इसमें सूक्ष्म से नहीं सॉरी इसमें स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाते हैं। इसमें स्थूल यानी जो मूर्त है, मूर्त से अमूर्त की ओर जाते हैं। इस इंडक्टिव मेथड में विशिष्ट से सामान्य की ओर जाते हैं। आपने ये सारी चीज़ ध्यान रखनी है कि इंडक्टिव मेथड में ज्ञात से अज्ञात की बात करते हैं, स्थूल से सूक्ष्म की बात करते हैं, मूर्त से अमूर्त की बात करते हैं, विशिष्ट से सामान्य की बात करते हैं और उदाहरण से नियम की बात करते हैं। उदाहरण से नियम की बात यानी फ्रॉम एग्जाम्पल्स टू रूल्स। जो इंडक्टिव मेथड है, इस विधि में शिक्षक छात्रों के सामने पहले कुछ परिस्थितियां रखते हैं और ध्यान रखना आपने कि इस विधि में एग्जाम्पल्स के थ्रू बताया जाता है, यानी विशिष्ट पहले एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं। उन एग्जाम्पल्स के द्वारा बालकों को सामान्यीकरण अथवा सामान्य नियमों को निकलवाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। सेकंड मेथड है डिडक्टिव मेथड। अगर डिडक्टिव मेथड की बात करें तो इस डिडक्टिव मेथड के जो इनिशिएटर हैं वो हैं एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ने ये विधि दी है और इस विधि में जो टीचर हैं सबसे पहले रूल बता देते हैं या सबसे पहले प्रिंसिपल बता देते हैं यानी सबसे पहले सिद्धांत बता देते हैं। और अगर इस विधि के पदों की बात करें तो इसमें सामान्य से विशिष्ट की ओर, फ्रॉम जनरल टू पार्टिकुलर, जनरल टू पार्टिकुलर यानी सामान्य से विशिष्ट की ओर। इसमें अमूर्त से मूर्त की ओर। इसमें प्रिंसिपल टू एग्जाम्पल्स यानी सिद्धांत से उदाहरण की ओर जाया जाता है। इसमें सूक्ष्म से और स्थूल की ओर जाया जाता है। वैसे हम इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड को और एलाबोरेट करेंगे अलग लेक्चर में, लेकिन यहाँ पर इसको बताना भी ज़रूरी था क्योंकि ये टीचिंग के साथ साथ रिसर्च में भी इसका यूज़ किया जाता है। नाउ एजुकेशन एंड फिलॉसफी। जैसे हमने डिफरेंट स्टेप में एजुकेशन और फिलॉसफी के बारे में डिस्कस किया, तो बोथ आर इंटर रिलेटेड यानी दोनों कॉन्सेप्ट एक दूसरे से रिलेटेड हैं और एक के बिना दूसरे की कल्पना नहीं की जा सकती। शिक्षा दर्शन यानी शिक्षा शास्त्र की वह शाखा है, शिक्षा दर्शन शिक्षा शास्त्र की वह शाखा है जिसमें शिक्षा के संप्रतियों, शिक्षा के उद्देश्यों, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियों एवं शिक्षा संबंधी अन्य समस्याओं के संदर्भ में विभिन्न दार्शनिकों एवं दार्शनिक संप्रदायों के विचारों का आलोचनात्मक अध्ययन किया जाता है। आपने ध्यान रखना है, क्रिटिकल स्टडी और क्रिटिकल एनालिसिस किया जाता है। शिक्षा दर्शन वास्तव में दर्शन होता है, शिक्षा दर्शन वास्तव में फिलॉसफी होता है क्योंकि उसमें भी अंतिम सत्य, मूल्य, आदर्श, आत्मा परमात्मा, जीव, मनुष्य, संसार, प्रकृति आदि पर चिंतन किया जाता है एवं उसके स्वरूप को जानने का प्रयास किया जाता है। शिक्षा एवं दर्शन के मध्य संबंध इस बात से भी स्पष्ट होता है कि जितने भी शिक्षा शास्त्री हुए हैं वे सब महान दार्शनिक रहे हैं और एजुकेशन इज़ दैट मीडियम, एजुकेशन ही वो माध्यम है जिसके द्वारा फिलॉसफी के सिद्धांतों का, फिलॉसफी के प्रिंसिपल्स का अगली पीढ़ी तक पहुंचाया जा सके। अतः यह सत्य है कि शिक्षा द्वारा ही दर्शन का
संरक्षण किया जा सकता है। रिलेशनशिप की अगर बात करें तो दोनों इंटर रिलेटेड हैं। और नाउ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन आर डेवलप्ड विद द हेल्प ऑफ फिलॉसफी। फिलॉसफी की हेल्प से ही, दर्शन की हेल्प से ही हम एजुकेशन के उद्देश्यों को, ऑब्जेक्टिव्स को विकास कर सकते हैं, उनको डेवलप कर सकते हैं। और दोनों एक सिक्के के पहलू हैं। एक दार्शनिक शिक्षा द्वारा ही दर्शन संबंधी ज्ञान प्राप्त करते हैं। कोई अगर दार्शनिक है तो अगर उसके पास एजुकेशन नहीं है तो वो दार्शनिक ज्ञान को नहीं पा सकता है। और दर्शन शिक्षा के स्वरूप की व्याख्या करता है और इस व्याख्या से हमें शिक्षा के सही संप्रत्यय का ज्ञान होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आदर्शवादी दर्शन यानी आइडियलिज्म शिक्षा को ही आध्यात्मिकता की बात करते हैं। आपके पास आइडियलिज्म भी है, नेचुरलिज्म भी है, प्रैग्मेटिज्म भी है। इनको भी हम सेपरेट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। आदर्शवादी दर्शन यानी आइडियलिज्म शिक्षा को आध्यात्मिक क्रिया मानता है। प्रकृतिवादी दर्शन नेचुरलिज्म यानी नेचुरलिज्म इसे प्राकृतिक क्रिया मानता है शिक्षा को। और प्रैग्मेटिज्म वाले यानी प्रयोजनवादी दर्शन शिक्षा को सामाजिक क्रिया मानता है। तो दोनों अलग अलग मानते हैं लेकिन बात एक ही है, एक आध्यात्मिक, एक प्राकृतिक और एक सामाजिक। जहाँ दर्शन शिक्षा को एक उद्देश्यपूर्ण आकार प्रदान करता है, वहीं जो फिलॉसफी है वो एजुकेशन को एक उद्देश्यपूर्ण आकार प्रदान करती है। लेकिन जो शिक्षा है, शिक्षा दर्शन के विकास की आधारशिला है। एक के बिना दूसरे का अस्तित्व संभव नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। कल हम डिस्कस करेंगे दूसरी यूनिट के बारे में, यानी दूसरे टॉपिक के बारे में। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद और बेस्ट ऑफ लक। आप पढ़ते रहें, लेकिन पढ़ने के साथ साथ आप रिवीजन ज़रूर करें, कॉन्सेप्ट्स को याद ज़रूर करें और लिखने की आदत ज़रूर डालें। क्योंकि जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो इम्पोर्टेंट थियरी है और जो मेजर कॉन्सेप्ट है, उसको ज़रूर लिखें और बार बार उसको रिवीजन करें। थैंक यू।